जय हिंद बच्चों, आज आपका फिर से स्वागत है। और आज हम अपने इस वीडियो में नेशनलिज्म इन इंडिया जो मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हम सत्याग्रह तक पढ़ चुके थे, तो अब पढ़ते हैं आगे। तो मैंने आपको सत्याग्रह में 3 चीजें बताई थी कि एक तो मिल वर्कर्स थे, कहाँ के थे, अहमदाबाद के। खेड़ा के कौन थे, पीजेंट्स थे। और चंपारण के भी पीजेंट्स थे। ये बातें आपको याद होंगी। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो आप देख रहे हो कि गांधी जी इंडिया में वापस आ चुके हैं और उसके बाद उन्होंने सत्याग्रह स्टार्ट कर दिया। अब गांधी जी का मैं आपको बता रही थी कि वो एक हीरोइक आइकन, मतलब कि हीरो जैसा उनका नेचर इंडिया में उभर के आ रहा है, क्योंकि सब सताए हुए को वो क्या कर रहे थे, उनकी हेल्प कर रहे थे। तो अब आप आगे देखो, अंग्रेज क्या करते हैं, रॉलेट एक्ट लेके आते हैं। अब रॉलेट एक्ट हिंदी में भी रॉलेट एक्ट ही रहेगा या रॉलेट कानून रहेगा। ये आपका आता है 1919 में। अब इस कानून में क्या होता है कि बिना दलील बिना वकील, ये है, इसको हिंदी में सीधा सीधा ये कहा जाता है कि ऐसा कानून जिसमें ना तो कोई वकील हम ला सकते हैं, ना किसी से दलील कर सकते हैं, कोई भी हमें कभी भी पकड़ के जेल में डाल सकता है, हम पूछ ही नहीं सकते कि क्यों डाल दिया। और ये लॉ आया किस लिए था, ये इसलिए आया था क्योंकि जब 1857 का रिवोल्ट हुआ था तो अंग्रेज एक चीज समझ गए थे कि हिंदू मुस्लिम एक हो गए तो हम नहीं टिकने वाले। उसके बाद इसको, जब मैंने आपको लास्ट क्लास में लॉर्ड कर्जन के बारे में भी बताया था कि उन्होंने क्या किया था, हिंदू और मुस्लिम को डिवाइड कर दिया था। वो कभी चाहते ही नहीं थे कि हिंदू और मुस्लिम एक हो जाए। और गांधी जी क्या कर रहे थे, मास एजिटेशन, मतलब कि वो बहुत बड़ी तादाद में लोगों को इकट्ठा करके आंदोलन करना चाह रहे थे, क्योंकि जब तक लोग और पब्लिक एकजुट नहीं होगी तो कोई किसी भी चीज का हल आप निकाल ही नहीं सकते अकेले। जब तक आपके पास ज्यादा मैन पावर या फोर्स नहीं है तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये एक्ट क्या था, ये एक्ट था बेटा, ब्रिटिश गवर्नमेंट है ये। ब्रिटिश गवर्नमेंट कैन अरेस्ट ऑन बेसिस ऑफ सस्पिशन विदाउट एनी वार्निंग, मतलब कि अंग्रेज सरकार किसी को भी सिर्फ शक के बिना पे पकड़ सकती है और कोई वार्निंग की भी जरूरत नहीं। और ये कितने टाइम तक के लिए पकड़ के कैद कर सकती थी, 2 इयर्स के लिए, 2 साल तक ये पकड़ के कैद कर सकती थी। पूछ भी नहीं सकता आदमी कि भाई मुझे क्यों पकड़ लिया तुमने, बताओ क्या हाल कर रखा है। उसके बाद तो ये चीज कभी भी इंडियंस या कांग्रेस चाहेगी कि ये अप्लाई हो जाए इंडिया पे, कभी नहीं चाहेगी। और ये रूल लाने का मेन मोटिव ही यही था, क्योंकि कांग्रेस की पावर बढ़ रही थी। आपको मैंने बताया था कि 1917 में के आसपास कांग्रेस जो है वो फिर से यूनाइट हो गई है, उसमें मुस्लिम लीग भी मिल गई है। तो कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम इकट्ठा, मतलब साथ आना शुरू हो गए थे। तो इस वजह से ये एक्ट आया। तो गांधी जी इसका करेंगे भाई अब अपोज। वो 3 काम तो वो आते हैं, उन्होंने बिल्कुल हीरो वाली एंट्री ली, चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद में। अब बारी आ गई इनकी रॉलेट एक्ट की। अब यहाँ पे भी ये क्या करेंगे, सत्याग्रह करेंगे। और ये सिविल डिसोबीडियंस, मतलब कि असहयोग आंदोलन इसी टाइम पे लाना चाहते थे, 6 अप्रैल 1919 को। यहां लिख रही हूं मैं, सिविल डिसोबीडियंस। डिसोबीडियंस का मतलब होता है बेटा कि किसी को ओबीडियंट, बी ओबीडियंट बोलते हैं ना, कि मतलब कि हमारी बात मानो, आज्ञा का पालन करो। और डिसोबीडियंस मतलब कि आज्ञा मत मानो। और किसकी, जो भी कानून अंग्रेज बना रहे हैं उसको सिविल डिसोबे करना है हमें। सिविल डिसोबीडियंस करना है। तो मैं आपको ये बता रही थी कि गांधी जी ये लाना चाहते थे, कब, अप्रैल में ही ला रहे थे 1919 में सिविल डिसोबीडियंस। वैसे सिविल डिसोबीडियंस जो है वो आता है आपका 1930 में इन एक्चुअल इंडिया में। अब ये 1919 में क्यों नहीं आ पाया, ये क्वेश्चन आप सबके मन में उठा होगा। ये सवाल, इसका जवाब मैं आपको अभी ही दूंगी इसी टॉपिक पे। तो गांधी जी नेशन वाइड सत्याग्रह चाह रहे थे 1919 में, उसके लिए वो सिविल डिसोबीडियंस, वो बोलते हैं कि अब मैं सिविल डिसोबीडियंस जो है वो स्टार्ट कर दूंगा। तो ये भनक पड़ जाती है किसको, अंग्रेजों को। तो वो क्या करते हैं, ये ना बिल होता है, अभी लॉ बना नहीं होता है,
लेकिन ये फटाफट से ना इसको लॉ बना देते हैं बिना किसी से, और इंडियंस उसको अपोज भी कर रहे हैं कि मना कर रहे हैं मत बनाओ। किसी इंडियन से तो पूछते ही नहीं थे, कांग्रेस तो सिर्फ नाम का था। और ये बिल जो है ये पास करके लॉ बन जाता है, रॉलेट एक्ट। अब ये सब हो गया, इसके बाद देखो अब क्या होगा। अब कहानी शुरू होगी आपका बेटा। इससे क्वेश्चन क्या क्या आ जाता है सीधा सीधा कि रॉलेट एक्ट क्या था। तो रॉलेट एक्ट मैंने आपको बता दिया है, बिना दलील बिना वकील, और इसको ना ब्लैक लॉ भी कहा गांधी जी ने, काला कानून कहा। और इसी को मार्शल लॉ भी कहेंगे जब जनरल डायर को मार्शल की टाइटल दे देंगे, मतलब कि उसको वो काम दे देंगे मार्शल वाला कि कोई भी किसी को भी कहीं भी पकड़ सकता है। अब एक क्वेश्चन आया था रॉलेट एक्ट के ऊपर, रॉलेट एक्ट के ऊपर एक ये क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज रॉलेट एक्ट, 1 मार्क्स में आ जाता है आपका। और दूसरा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो सत्याग्रह को या सिविल डिसोबीडियंस को कैसे रोकेगी। अब जब उनको पता है कि हिंदी मुस्लिम एक हो गए तो फिर तो इनकी काम चलेगा नहीं, तो फटाफट से क्या करेंगे, एक तो मेजर्स टेकन बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू रिप्रेस मतलब होता है बेटा दबाना, सत्याग्रह। अब सत्याग्रह कैसे दबाएंगे? पहला, एक तो पॉलिटिकल लीडर्स को उठा के जेल में बंद कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, गांधी जी की दिल्ली में कर देंगे एंट्री बंद, बोलेंगे तुम दिल्ली नहीं आ सकते। उसके बाद 10 अप्रैल को पीसफुली लोग जा रहे थे पीसफुल लोगों पे अटैक कर देते हैं, फायरिंग कर देते हैं, मास पे फायरिंग। और अमृतसर के 2 लीडर्स को पकड़ के बंद कर देते हैं जेल में। तो 10 अप्रैल, और ये बात कब है, 1919 की। इतना सब हो गया, इतना सब सबको समझ में आ गया। तो आपका एक क्वेश्चन आता था आया है सीबीएसई में कि क्या मेजर्स, मतलब कि क्या चीजें अपनाई ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सत्याग्रह को या गांधी जी के सिविल डिसोबीडियंस को होने से रोकने के लिए। तो एक तो मेन 3 ये चीजें थी। अब चौथी जो सबसे मेन चीज है वो है आपका जलियांवाला बाग मैसेकर, जलियांवाला बाग इंसिडेंस होगा। अब वो क्यों होगा वो देखते हैं। सभी को पता होगा ये तो कब हुआ है, 13 अप्रैल 1919 को। क्या हुआ था बेटा, देखो 10 अप्रैल को इन्होंने फ्री फंड में गोलियां चला दी लोगों पे और अमृतसर के 2 लीडर्स को कैद कर लिया। तो जलियांवाला बाग है अमृतसर में, ग्राउंड है, एक तो है वो राउंड शेप का, और उसकी एंट्री और एग्जिट गेट थी एक ही। और इसी टाइम तक ना मार्शल लॉ का हेड जो है वो बना दिया गया था जनरल डायर को। अब जनरल डायर जो है वो देख रहा है कि ये लोग क्या देख रहे हैं कि इन्होंने इतना सख्त कानून भी लागू कर दिया, फिर भी लोग डर ही नहीं रहे, कहीं भी इकट्ठा हो जा रहे हैं। तो जनरल डायर के ना मन में आगा कि अभी बताता हूँ, इनके मन में डर पैदा करता हूँ अपने लिए। तो अब देखो ये क्या करेगा। बैसाखी होती है 13 अप्रैल को, उस दिन थी बैसाखी। तो कुछ लोग तो कंट्री साइड से आए हुए थे, जैसे बेचारे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कुछ पता ही नहीं होता दीन दुनिया का, वो आए हुए थे अपना बैसाखी सेलिब्रेट करने। कहाँ? जलियांवाला बाग वाले ग्राउंड में। और ये जो 10 अप्रैल को इन्होंने फालतू में गोली मारी थी और 2 सिख लीडर्स को कैद करके फालतू में जेल में डाला था रॉलेट एक्ट के थ्रू, उसके लिए आएंगे क्या, पीसफुली प्रदर्शन करने आएंगे यहाँ पे शांतिपूर्ण।
तो काफी सारे लोग आ जाते हैं यहाँ पे, एकदम खचाखच भरा रहता है एक मैदान। तो ये बात पता चलती है किसको भाई, हमारे प्यारे जनरल डायर को। अब हजम तो होती नहीं इनको ये बात। तो ये सोचते हैं कि भाई हम कब से ये लॉ बना रखा है कि इकट्ठा नहीं होगा, 4 से ज्यादा कोई जना इकट्ठा नहीं होगा, नहीं तो हम उठा के जेल में डाल देंगे। ये इतने इतने पूरा झुंड बना के घूम रहे हैं, तो अब इनको सबक सिखाना पड़ेगा। अब ये क्या करेंगे, अपनी आर्मी के साथ आएंगे, एक लौता एग्जिट गेट क्लोज कर देंगे इसको और पूरे मार्च पे शूटिंग कर देंगे। थाउजेंड्स ऑफ पीपल यहाँ पे अपनी लाइफ खो देंगे, लोग मर जाते हैं। और ऐसा बोला जाता है कि सिर्फ एक उधम सिंह बच गया था, और उधम सिंह बाद में इंग्लैंड जाके जनरल डायर को मारता है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। जनरल डायर उसके बड़े होने तक ही मर गए थे, वो गलत जनरल डायर को मार आया था वहां पे। खैर बहरहाल ये तो अलग कहानी है, हम इस कहानी पे फोकस करते हैं। इतने सारे लोग मार दिए, अब इससे क्या होगा, अफरा तफरी मच गई। इससे पूछा कि रीजन क्या था मारने का, क्यों मार दिया इतने लोगों को फ्री फंड में। तो रीजन ये भाई साहब देते हैं कि मैं तो उनके मन में डर पैदा कर रहा था। शाहरुख खान यही था, जैसे कि डर इसने ही पैदा कर रहा था सबके दिल में, तो डर पैदा कर दिया। अब डर तो पैदा कर दिया, अब लोग क्या है, आवाज उठाएंगे कि इतने सारे लोग कैसे मर गए, क्यों मार दिया। लोग इधर उधर प्रोटेस्ट करेंगे। अब ये क्या रॉलेट एक्ट है, बिना दलील बिना वकील। तो ये मतलब कि उनको पीसफुली अटैक भी, मतलब कि प्रोटेस्ट भी नहीं करने देंगे। एक जगह है, अब तो वो पाकिस्तान में है, गुजरांवाला। बेटा मैं पढ़ा तो रही हूँ कहानी की तरह, लेकिन इस कहानी को ऐसे ही घोट के पी लिया ना आपने, तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा पेपर में जो कि आपको लगेगा कि आपने सुना ना हो या पढ़ा ना हो। 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ जाता है कि ब्लैक लॉ किसको बोला था, किसने बोला था, गांधी जी ने बोला था ब्लैक लॉ, किसको, रॉलेट एक्ट को। एक सेंटेंस सीधा सीधा उठा के आ जाता है, बिना दलील बिना वकील क्या था, रॉलेट एक्ट था। 1 मार्क वाले आपका 20 मार्क्स का वो भी तो पेपर होगा। 1 मार्क्स के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इसमें से, और ये पूरा फुल फ्लेज्ड 5 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका, आता ही आता है हर साल, घुमा फिरा के यहीं से क्वेश्चन। या तो ये पूछ लेगा कि रिप्रेस क्यों करा, रॉलेट एक्ट सीधा सीधा पूछ लेगा, या जलियांवाला बाग के बाद क्या हुआ। तो एक जगह थी गुजरांवाला, अभी फिलहाल पंजाब में है ये, अभी फिलहाल है ये, हमारे पास नहीं है, ये है पाकिस्तान के पास। सबसे प्यारा और शांतिपूर्ण देश है जो कि संसार का, पंजाब फिलहाल करंटली है पाकिस्तान। तो यहां पे ना बॉम्बार्डिंग कर देते हैं, बम फोड़ देते हैं, कौन, ब्रिटिश गवर्नमेंट। बॉम्ब, अब ये बम क्यों फोड़ रहे हैं, बम इसलिए फोड़ रहे हैं कि लोगों के दिल में ना डर रहे कि उन्हें तो मार दिया, तुम्हें भी मार देंगे, ज्यादा चिल्पो करी तो, ये रीजन था। तो इतना ये सब समझ में आ गया होगा। अब गांधी जी ये सब देखते हैं, वो तो अहिंसा परमो धर्मा वाले थे। अब उनका ये जो था ना हीरोइज्म, यहाँ पे सिविल डिसोबीडियंस लागू करने का 6 अप्रैल को, ये डेट याद रख लो, 6 अप्रैल को, क्योंकि 6 अप्रैल को ना कुछ होगा, वो मैं आपको सिविल डिसोबीडियंस में ही बताऊंगी कि क्या होगा। 1919 को गांधी जी ने बोला था कि वो सिविल डिसोबीडियंस स्टार्ट करेंगे रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट, लेकिन कर नहीं पाएंगे, फेलियर हो जाएगा, और वो अपना मूवमेंट कॉल्ड ऑफ कर लेंगे, क्योंकि इतने कत्लेआम होने लग गए तो कौन ही वही करेगा ऐसे काम। और गांधी जी तो वैसे ही नॉन वायलेंस वाले थे। तो ये सब हो गई हमारी कहानी जलियांवाला बाग तक की। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आप सभी स्टूडेंट को एक खुशखबरी देना चाहता हूं कि अनअकैडमी एप्लीकेशन अपने प्लेटफॉर्म पे एक बहुत ही फायदेमंद, एक बहुत ही जरूरी फीचर लेके आई है बच्चों, जो कि आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि आप अपने किसी सब्जेक्ट के कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें हम फंस जाते हैं,
जिनमें हम बहुत ही ज्यादा टाइम वेस्ट भी करते थे, लेकिन उसके बाद भी हमें उनके सॉल्यूशंस नहीं मिल पाते। हम लोग नेट पर भी उन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसी कई सारी वेबसाइट्स भी हैं जो स्कैन करके क्वेश्चन के आंसर तो बता देती हैं, लेकिन ऐसे कई सारे क्वेश्चन होते हैं जो कि उन वेबसाइट्स पर भी मौजूद नहीं होते हैं बच्चों। ठीक है, तो अनअकैडमी एप्लीकेशन पे बच्चों अनअकैडमी आस्क अ डाउट एक नया फीचर आया है, जिसमें कि क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उन सभी स्टूडेंट के जो भी सब्जेक्ट्स हैं, उनमें अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप अपने डाउट्स को बेटा अनअकैडमी एप्लीकेशन पे पूछ सकते हैं बच्चों। उसका भी देखो जो तरीका है वो मैं आपको सब बताता हूं, लेकिन आपको ये बता दूं कि भैया ये जो एप्लीकेशन है, ये जो फीचर आया है, इसमें आप जरूरी नहीं कि आप सिर्फ एक ही डाउट पूछो। कोई भी स्टूडेंट अनलिमिटेड डाउट्स इस एप्लीकेशन पे पूछ सकता है, किसी भी टाइम पर पूछ सकता है, और जो भी आपको सॉल्यूशन मिलेगा भैया एक हाई क्वालिटी वीडियो में आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपको सॉल्यूशन यहाँ पर मिलने वाले हैं। ठीक है, देखिए उसका तरीका भी आप लोगों को मैं बता देता हूँ। बस आप लोगों ने जब आप अनअकैडमी जो लर्निंग ऐप है, जब आप उसको ओपन करेंगे तो उसमें बेटा आपको आस्क अ डाउट वाला फीचर मिलेगा। वहां पर क्लिक जब आप कर लेंगे तो उसके बाद आपके सामने ऑप्शन आएगा टेक अ पिक्चर चूज फ्रॉम गैलरी। तो आप फोटो क्लिक कर लीजिए, जो भी आपका क्वेश्चन है उसकी फोटो क्लिक कर लीजिए, और फोटो क्लिक करने के बाद दोस्तों आप लोगों ने आपका जो स्पेसिफिक क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन को आप लोगों ने क्रॉप करना है, सिर्फ उतना ही पार्ट क्रॉप करना है जितने में आपको क्वेश्चन दिखाई दे। और उसके बाद बेटा आप लोगों ने ये बताना कि ये क्वेश्चन कौन से सब्जेक्ट का है, मैथ्स का है, फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, किस सब्जेक्ट का क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको मालूम ही है यार। ठीक है ना, बस ये ध्यान रखना कि भाई जो भी क्वेश्चन आप पूछो एक फोटो में एक ही क्वेश्चन होना चाहिए। ये नहीं कि आप एक फोटो में दो तीन क्वेश्चन एक साथ भेज दो, ऐसे नहीं चलेगा भाई। एक बार में आप लोगों ने एक क्वेश्चन पूछना है, और क्लियर इमेज होनी चाहिए, जो कि क्वेश्चन एकदम क्लियर हो। और कोई अगर क्वेश्चन ऐसा है जिसमें 4 ऑप्शंस अवेलेबल है तो आपने सभी ऑप्शंस के साथ उस क्वेश्चन को पूरा पोस्ट करना है बच्चों। तो देखिए उसके कुछ ही देर के बाद या तो तुरंत ही आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारे जो सिस्टम में वो क्वेश्चन ऑलरेडी अवेलेबल नहीं होता है, तो उस सिचुएशन में हमारे जो एडुकेटर्स होंगे, जो हमारे जो एक्सपर्ट्स होंगे उस सब्जेक्ट के, वो उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको कुछ देर के बाद सेंड करेंगे बच्चों। ठीक है, या तो आपको आंसर तुरंत ही मिल जाएगा या फिर कुछ देर में मिल जाएगा, लेकिन यह है कि सॉल्यूशन आप लोगों को जरूर मिलेगा। तो बच्चों ये अनअकैडमी एप्लीकेशन पे नया फीचर है और इसका फायदा आप सभी स्टूडेंट उठा सकते हैं। तो उसके लिए बस आपको करना क्या है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को बेटा आप लोगों ने इंस्टॉल करना है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप को आप लोगों ने इंस्टॉल करना है, और उसके जो लिंक है दोस्तों वो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है, जिस भी क्लास के स्टूडेंट आप हैं, क्लासेस नीचे आ रखी होंगी 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, जिस भी क्लास के स्टूडेंट आप हैं उस लिंक पर क्लिक कीजिए, और उसके बाद बच्चों आपकी जो एप्लीकेशन भी इंस्टॉल हो जाएगी, और आपका सीधा ये डाउट सॉल्विंग वाला ये जो फीचर बेटा आप सीधा वहां पे पहुंच जाएंगे। जो नए स्टूडेंट होंगे, अगर आप अनअकैडमी एप्लीकेशन को पहली बार इंस्टॉल करेंगे दोस्तों, तो आपको इस फीचर को अवेल करने के लिए ये कोड यूज करना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, ये रेफरल कोड हमारा होगा AC Live, इसके जरिए बेटा आप लोग इस फीचर को भी यूज कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो चलिए अच्छे से तैयारी करते रहिए, कहीं दिक्कतें आ रही है भैया तो हमसे पूछते रहिए, अनअकैडमी एप्लीकेशन में पूछते रहिए। ठीक है, और जरूरी बात बेटा और कि ये जो फैब मंथ है, इस मंथ में बच्चों आप लोग अगर प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं अनअकैडमी का, तो उसमें आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, और 1 मंथ के लिए भी आप अनअकैडमी को यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो पढ़ते रहिए बच्चों, अच्छे से तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट। चौक घुस गया तुम्हारा, निकल गया। तो रॉलेट एक्ट जो था एक तरीके से इसमें हमारा सत्याग्रह हो गया फेलियर, और ये चीज गांधी जी को रियलाइज हो गई कि ऐसे काम नहीं चलेगा, उनको हिंदू और मुस्लिम्स को एक साथ लाना पड़ेगा। टू ब्रिंग हिंदू एंड मुस्लिम टुगेदर। अब वो क्या करेंगे हिंदू और मुस्लिम को एक साथ लाने के लिए? वो सोच ही रहे होते हैं कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था ओटोमन एम्पायर के बारे में, जो कि था टर्की में। अब वहां पे जो है ओटोमन एम्पायर की पावर हटा देती है, खलीफा की पावर कौन हटा देती है? ब्रिटेन। ब्रिटेन अबॉलिश खलीफा पोस्ट फ्रॉम टर्की। बेटा ये जो खलीफा की पोस्ट होती है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट माना जाता है इसको मुस्लिम में। मतलब आप एक तरीके से ये देखो कि स्पिरिचुअल लीडर बोल रहे हैं इसको। तो ये सिर्फ ऐसा नहीं था कि टर्की का ही था, ये ऑल ओवर मुस्लिम्स, ऑल ओवर मुस्लिम इन द वर्ल्ड। ऑल मुस्लिम्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट थी। तो अब ये सब भी हो रहा है 1919 के आसपास। वर्ल्ड वॉर तभी खत्म होता है, अबॉलिश है, वर्ल्ड वॉर इसी टाइम पे खत्म हो रहा है। तो अब देखो, अब यहां से आ जाएगा गांधी जी को एक आइडिया, क्योंकि खिलाफत मूवमेंट जो है ना,
ये स्टार्ट करेंगे अली ब्रदर्स। मैं ये लाइन रफ करके लिख रही हूँ। खिलाफत मूवमेंट started by अली ब्रदर्स। अब ये अली ब्रदर्स कौन कौन थे? तो इसमें मोहम्मद अली और शौकत अली है। दोनों भाई शुरू करते हैं। स्टार्ट कहाँ से करते हैं खिलाफत मूवमेंट? बॉम्बे से। बॉम्बे। अब इन्होंने खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट कर दिया, मतलब कि ब्रिटिश क्राउन के अगेंस्ट यहाँ पे मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं बॉम्बे में, और ये चीज गांधी जी को भी पता चल जाती है। तो ये अली ब्रदर्स जो है ना, ये गांधी जी से आके मिलेंगे। अब ये गांधी जी से मिलेंगे कहाँ पे, वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अली ब्रदर्स, महात्मा गांधी, ये मिलते हैं बेटा। कांग्रेस का सेशन होता है, कांग्रेस का सेशन मतलब कि कांग्रेस की मीटिंग होती है इनके लिए। कहाँ पे? कोलकाता में। उस टाइम का कलकत्ता, कोलकाता में मीटिंग होती है। गांधी जी तो चाह ही यही रहे थे कि कैसे भी हिंदू मुस्लिम एक हो जाए, और ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी दे दी उन्हें खिलाफत मूवमेंट ने। मतलब कि सुनहरा मौका मिल गया गांधी जी को हिंदू और मुस्लिम को साथ लाने का। तो हिंदू और मुस्लिम अब साथ जो आएंगे। अब बेटा खिलाफत मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लोग समझते हैं कि असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन अलग अलग है, लेकिन ये दोनों एक नहीं है। पहले खिलाफत मूवमेंट जो था ये स्टार्ट किया था अली ब्रदर्स ने, फिर जब ये मिलेगा ना कांग्रेस से तो इसी को नॉन कोऑपरेशन का नाम दिया जाएगा। मतलब कि किसी का घर में नाम चिंटू है लेकिन बाहर है उसका चालू प्रसाद यादव, ठीक है। तो इस तरीके का था। तो ये कोलकाता सेशन में मीटिंग होती है अली ब्रदर्स की और महात्मा गांधी की, और ये लोग जो है मिलके नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे। अब यहाँ से आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो जाएगा स्टार्ट, मतलब कि असहयोग आंदोलन। अब बेटा इस मूवमेंट में क्या क्या होगा? तो 1909 में महात्मा गांधी जी ने एक किताब लिखी थी, जिस किताब का नाम था हिंद स्वराज। कब लिखी थी? ये क्वेश्चन आ जाएगा आपका 1 नंबर में। बोलोगे ये तो हमने कभी सुना ही नहीं, ये कौन सी किताब है, किसने लिख दी? इसलिए ध्यान से सुनो। किताब लिखी हिंद स्वराज, और इसमें कहा क्या वो तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कब लिखी भाई? 1909 में, मतलब इंडिया आने से पहले लिख चुके थे। 1909 में किताब लिखी हिंद स्वराज। इसमें महात्मा गांधी ने ये चीज लिखी कि अंग्रेज जो है भारत पे शासन इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हमने उनका सहयोग किया हुआ है। मतलब कि हम कोऑपरेट कर रहे हैं उसके साथ। अगर हम सब मिलके अंग्रेजों को असहयोग करने लगे, मतलब कि उनकी बातें ना माने, उनके कानून ना माने, तो विद इन अ ईयर, 1 साल के अंदर अंग्रेज भारत छोड़ के चले जाएंगे। ब्रिटिश क्राउन विल बी कोलैप्स्ड विद इन अ ईयर। इतनी बड़ी बात इन्होंने लिखी है ये इस किताब में। ये पॉइंट बिल्कुल याद रख लो। ये सीधा फ्रेज आ जाता है कि गांधी जी ने ये चीज कहाँ लिखी, कब लिखी। तो ये हिंद स्वराज बुक में गांधी जी कहते हैं कि इफ इंडियंस विल नॉन कोऑपरेट विद ब्रिटिश क्राउन, द ब्रिटिश क्राउन विल कोलैप्स विद इन अ ईयर। मतलब कि अगर भारतीय जो हैं अंग्रेज शासकों के साथ सहयोग ना करें तो अंग्रेजों का शासन 1 साल के अंतराल के अंदर खत्म हो जाएगा। ये बात इन्होंने लिखी थी अपनी हिंद स्वराज किताब में 1906 में। अब आगे चलते हैं कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कैसे होगा इंडिया में। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट देखो, एक तो हिंदू मुस्लिम एक साथ आ रहे हैं इस मूवमेंट में। नॉन कोऑपरेशन का आपका ये भी क्वेश्चन आ जाएगा कि नॉन कोऑपरेशन और सिविल डिसोबीडियंस में डिफरेंस क्या है, इसलिए ध्यान से सुनते चलो। मजे मजे में पढ़ा रही हूँ लेकिन मजे में लेना नहीं है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में देखो होना क्या क्या है। सबसे पहले तो सारे लोग एग्री नहीं करेंगे। नॉन कोऑपरेशन में होना क्या क्या था? बायकॉट ऑफ टाइटल्स।
मतलब कि जो भी टाइटल उपाधि दे देते थे ना ब्रिटिश क्राउन वाले, जैसे केसरे हिंद दे देते हैं, गांधी जी की टाइटल है, ये चीज़ आप ध्यान में रखना। केसरीय हिंद गांधी जी की जो है टाइटल है, उपाधि दी थी उनको अंग्रेज ने। बायकॉट टाइटल्स, सिविल जॉब्स, मतलब कि सरकारी नौकरी का बहिष्कार करना है, उनके दिए हुए टाइटल का बहिष्कार करना है, और जो भी ब्रिटिश से रिलेटेड थे उनके गुड्स, मतलब कि सामान, उनके लॉज, लेजिस्लेटिव काउंसिल, सबका बेटा होगा बायकॉट, सबका खिलाफ करेंगे। तो आप देख रहे हो कि इतने ज़्यादा, एक तो पूरा मास इसमें इंक्लूड होगा, मतलब कि बहुत ज़्यादा क्राउड इसमें है, बहुत सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। दूसरा क्या कर रहे हैं, सब कुछ ब्रिटिश के अगेंस्ट कर रहे हैं। तो आपको नहीं लग रहा कि ये धीरे धीरे नॉन वायलेंस में कन्वर्ट हो जाएगा? तो यही सेम चीज़ जो है वो कांग्रेस के लीडर्स को लगती है, और वो लोग जो है नॉन कोऑपरेशन को ऑल ओवर कंट्री मतलब कि नहीं करना चाह रहे होते हैं लागू। तो आप आगे देखते हैं क्या होता है। अब बेटा कांग्रेस का पहले सेशन हुआ था जब मुस्लिम मतलब कि अली ब्रदर्स और हिंदू एक हुए थे, नॉन कोऑपरेशन स्टार्ट हुआ था। अब एक और सेशन हो जाएगा, नागपुर सेशन। अब नागपुर सेशन में जो है फाइनली जो है कांग्रेस के लीडर्स हाँ बोल देंगे कि ठीक है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कर दो स्टार्ट। तो ये नागपुर सेशन आपको रखना है बिल्कुल अच्छे से याद। अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है स्टार्ट हो जाएगा। आपके बुक में ही एक क्वेश्चन है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्यों स्टार्ट हुआ, किन लोगों ने स्टार्ट किया, क्या क्या स्टेजेस थे उसके। अब हम जानेंगे उसको। ये सेम उठा हुआ क्वेश्चन आपके 2017 के दिल्ली एग्जाम में आया हुआ है। एनसीईआरटी से उठा के सीधा सीधा क्वेश्चन बुक के अंदर ही है ये आपके। तो नॉन कोऑपरेशन में शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। 3 स्टेजेस थी इसकी। एक तो हमेशा मिडिल क्लास, फिर आता है पीजेंट मतलब कि किसान, पीजेंट, और फिर आएंगे आपके ट्राइबल्स, ये वो नहीं जिंगीला लहू करने वाले, वो भी आ जाएंगे। मिडिल क्लास में तो कोई नाम याद रखने की नहीं आज जरूरत नहीं है। यहाँ पे नाम याद करना है आपको, रामचंद्र। और यहाँ पे बड़ा ही प्यारा सा नाम है इन भाई साहब का, ये याद करना, अलूरी सीताराम राजू। तो पहले हम बात करते हैं मिडिल क्लास की कि मिडिल क्लास क्या क्या करता है। मिडिल क्लास में सबसे पहले तो हमेशा स्टूडेंट आएंगे, स्टूडेंट, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ये हमारे एमसीडी के सरकारी वाले नहीं, जो ब्रिटिश क्राउन के अंदर गवर्नमेंट थी उसके अंदर काम करने वाले जो एम्प्लॉयज थे, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। उसके बाद आपके आते हैं टीचर्स। ये सब क्या करेंगे, गवर्नमेंट स्कूल कॉलेजेस में जाना कर देंगे बंद। जैसे ही हमें कोई कहता है कि अगर तुम ये करोगे तो इससे तुम्हें आज़ादी मिल जाएगी, तो हम वो करना शुरू कर देते हैं, तो शुरू कर देंगे। और वैसे भी स्कूल कॉलेज ना जाने में तो सबसे ज़्यादा मज़ा हमें आता ही है, घर में बैठने को मिलेगा, तो जाना कर देते हैं बंद। एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं, रिज़ाइन दे देते हैं, मतलब कि नौकरी छोड़ देते हैं। टीचर्स भी रिज़ाइन दे देंगे। लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब कि जो भी उनका पार्लियामेंट या जहाँ पे भी उनका वर्किंग सिस्टम था वहाँ से भी हट जाते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल से। कौन, इंडियंस। बस एक जगह को छोड़ के,
जगह थी एक्सेप्ट मद्रास। मद्रास वाले इसीलिए नहीं छोड़ते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, क्योंकि ये जो होते हैं ये नॉन ब्राह्मण्स होते हैं और इनको लेजिस्लेटिव काउंसिल में मिलना ही, जगह सीट मिलना ही बहुत मुश्किल होता था, इसलिए ये नहीं छोड़ते हैं। ये पॉइंट भी आप रखोगे अपने दिमाग में। उसके बाद क्या होता है, इसके बाद क्या होगा, एकदम से ब्रिटिश गुड्स का बायकॉट होगा। ब्रिटिश गुड्स मतलब कि अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया सामान, इसका बहिष्कार होगा। लीकर शॉप्स मतलब कि शराब, दारू, इन सब की दुकानें, ये सब हो जाएंगी सील कौन करेंगे? नॉर्मल लोग ब्लॉक कर देंगे एंट्री गेट। और खादी उद्योग बढ़ जाएगा। मैंने इंक्रीज का साइन बना दिया है यहाँ पे, बढ़ जाएगा खादी उद्योग। और इन सब को करने से पता है क्या होगा, 50% लॉस होगा ब्रिटिश गवर्नमेंट को। मान लो 102 करोड़ रुपए कमाती थी, तो अब 57 करोड़ ही कमा रही है। ये जो डिजिट है ना, ये सेम आपकी एनसीईआरटी में गिवन है कि कितने परसेंट कितना इनको लॉस होता है। तो अप्रॉक्स देखो 50% का लॉस हो रहा है, नहीं हो रहा है? 50% का लॉस हो जाता है। इसके बाद लेकिन ना, अब हर चीज, कोई चीज अच्छी होती है तो उसमें कुछ बुरा भी होता है। बेटा इस मूवमेंट में इतनी सारी चीजें अच्छी हो रही है कि हम बिल्कुल सतत हो गए हैं और क्रांति ला रहे हैं अपने देश में, अंग्रेजों के खिलाफ बिल्कुल आवाज उठाई हुई है। लेकिन कितने दिन तक उठा पाओगे भाई? बिना नौकरी के क्या कर लोगे तुम आवाज उठा के? जब पेट में खाना ही नहीं होगा तो भूख लगेगी। अब भूख के लिए चाहिए काम, तो क्या होगा कुछ टाइम के बाद ना, अब इसके ड्रॉबैक बताती हूँ, लोग वापस काम पे चले जाएंगे। लॉयर्स भी अपना लॉ प्रैक्टिस करनी शुरू कर देंगे। और ये जो खादी था ना, खादी से क्या होता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया का तो बहुत अच्छा हो जाता है, लेकिन खादी जो था एक्सपेंसिव था, महंगा था। किसके कंपैरिजन में? जो अंग्रेज अपनी फैक्ट्री में बनाते थे उस कपड़े से कंपैरिजन में। as compared to industrial goods, industrial mill clothes। अब देख रहे हो कि अब मिल के क्लॉथ जो है, मिल के कपड़े, ये है सस्ते और खादी है महंगा। हर आदमी खादी खरीद ही नहीं पा रहा था, तो पहनता कहाँ से? नौकरी छोड़ के बैठा है और कह रहा है खादी पहन लो, पैसे है नहीं, कहाँ से खरीदेगा खादी? तो खादी ना धीरे धीरे फिर डाउनफॉल हो जाता है खादी का, और लोग मिलके कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं। इसके बाद नौकरी छोड़ देते हैं तो दोबारा से अपने रिजॉइन कर लेते हैं कहाँ पे? वही गवर्नमेंट जॉब्स जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट दे रही थी। और दूसरा, अब ये जो स्कूल वाले बच्चे होशियार बने थे यहाँ पे स्कूल छोड़ के, इनके लिए गवर्नमेंट ने स्कूल तो खोले, मतलब कि इंडियंस ने स्कूल खोले, लेकिन बेटा 2 तरह के फ़ोन हैं। एक तो हमारा माइक्रोमैक्स और एक है आईफोन। माइक्रोमैक्स कम दाम में अच्छे फीचर्स तो देता है, लेकिन वो आईफोन का कंपैरिजन कभी नहीं कर सकता। तो सेम चीज़ हो जाती है यहाँ पे कि अब अंग्रेजों से पढ़े हुए हैं, अब वो उनको कोई इंडियन अचानक से पढ़ाने लग जाएगा तो उनका एक माइंडसेट और कॉन्सेप्ट बन जाता है कि ये लेवल नहीं है हमारा जिसमें हम पढ़ रहे हैं। तो क्वालिटी जो एजुकेशन की थी ना, एज कंपेयर टू ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो हमारी लो थी। सिर्फ उस टाइम पे, अब नहीं है। अब तो इंडियन हर जगह है। was low। as compared
ब्रिटिश। तो स्कूल भी ये लोग अपने दोबारा से गवर्नमेंट वाले रीजॉइन कर लेंगे। अब ये आपका मिडिल क्लास का खत्म हो गया। तो मैंने आपको मिडिल क्लास के बारे में बता दिया। अब बच रहे थे हमारे पीजेंट्स, और कौन बच रहा है? ट्राइबल्स। तो पीजेंट्स और ट्राइबल्स मतलब कि ये रामचंद्र और अलूरी सीताराम राजू, ये लोग कैसे कैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में हेल्प करेंगे या क्या क्या ये करेंगे, ये गांधी जी के रूल फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे, वो हम देखेंगे अगली क्लास में। उसके बाद आपका खिलाफत मूवमेंट खत्म हो जाएगा। फिर आपको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और इंडिया में क्या क्या नेशनलिज्म की फीलिंग कैसे इंडल्ज करी गई थी वो मैं आपको बताती हूँ। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट कर देना, कोई प्रॉब्लम हो तो भी कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना, और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और जितना ज़्यादा हो सके उतना लाइक करो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।